नमस्कार दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 19 से 25 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं बजरंग पुनिया, जो कि 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इसी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि सर्बिया में चल रही है, महिला पहलवान ने पहला पदक जीता था। उनका नाम है विनेश फोगाट। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया है? तो ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है। यहाँ पे नमीबिया से अभी अभी 8 चीते जो है मंगवाए गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये शहर है वाराणसी। वाराणसी को जो है इसमें नॉमिनेट किया गया है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। और साल 2023 में भारत जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये 2001 से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसकी शुरुआत में ये 6 संस्थापक देश थे, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान थे। इसके बाद 2007 में भारत और पाकिस्तान को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार भारत को 2007 में शामिल किया गया है। भारत 2023 की जो है शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा एससीओ संगठन की। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऐसे लोगों के लिए मनाया जाता है जो बोलने में और सुनने में असमर्थ हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो अपने हाथों से, अपने चेहरों से अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं। तो इसे हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है हम 23 सितंबर को हम मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये है एक गुजराती फिल्म जिसका नाम है छेलो सो। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में छेलो सो, जो कि एक गुजराती फिल्म है, उसको जो है नॉमिनेट किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में द लास्ट फिल्म शो के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसने अपने 32 वर्ष की इन्होंने सेवाएं दी हैं? तो भारतीय नौसेना का जो जहाज़ है उसका नाम है INS अजय, जो कि
32 वर्ष की सेवा देने के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। कारगिल युद्ध में इसने महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई थी और इसे हम पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जानते हैं, INS अजय को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। स्केल ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र के कर्मचारियों के कौशल विकास का समाधान प्रदान करता है? तो स्केल ऐप जो कि चमड़ा उद्योग, किसके लिए? चमड़ा उद्योग के कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्केल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसमें चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, उसका मूल्यांकन करने, रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान ये स्केल ऐप प्रदान करेगा, जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक के अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के विकास का अनुमान क्या है? तो ये 7% है। जो ADB है तो उन्होंने भारत की विकास दर को 7.2 से 7.7% कर दिया है। ADB का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। इसे 19 दिसंबर 1966 को जो है बनाया गया था और इसके अध्यक्ष वर्तमान में मात्सुयोगु आसाकावा हैं। मात्सुयोगु आसाकावा जो कि 17 जनवरी 2020 से अभी तक हैं और ADB ने भारत के 2022-23 की जो विकास दर है GDP की, उसके अनुमान को 7.2 से घटाकर 7 कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2022 में कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया की स्थापना जो है 2002 में की गई थी और दिलीप टर्की जो है निर्विरोध हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। प्रतिवर्ष जो है राइनो दिवस मनाया जाता है। राइनो दिवस यानी विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2010 से की गई थी। विश्व में कुल 5 प्रकार के राइनो पाए जाते हैं, गेंडा पाए जाते हैं और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी 5 स्पीसीज़ फॉर एवर। ये हमारे इस बार की सीरीज़ थी और ये विश्व राइनो गेंडा की प्रजातियों के संरक्षण और उनकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए विश्व राइनो दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा भारत। भारत पहली बार जो है मोटो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा। ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन होने वाला है और ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली बार आयोजित किया जाएगा और इससे जो है इसमें 19 देश जो है भाग लेंगे। इससे जो है रोज़गार और पर्यटन व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 सितंबर 2022 को REC कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में अभी 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। REC का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो कि अभी इसको महारत्न का कंपनी का दर्जा मिल गया है। अभी वर्तमान में भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां बनने के लिए
जो है तो इसको 2009 में एक शुरुआत की गई थी और इसमें महारत्न कंपनियां बनाने के लिए कुछ इसमें आपको जैसे NBFC जो महारत्न कंपनी है, REC NBFC है। महारत्न कंपनी बनने के लिए उसको सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। फिर इसके बाद उसका जो टर्नओवर है वो विगत 3 वर्षों का कम से कम 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए और उसका जो वार्षिक नेट प्रॉफिट है वो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तभी हम किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी में लिस्टेड कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। 20 सितंबर 2022 को PM केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ये बनाया गया है रतन टाटा को और KT थॉमस और करिया मुंडा। मेन जो है वो उद्योगपति रतन टाटा को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है और इनके साथ पूर्व CJI KT थॉमस और पूर्व लोकसभा डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी PM केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। और इसका जो ट्रस्ट है ये आपातकाल में के समय लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए PM केयर फंड की स्थापना की गई थी और PM केयर फंड का वर्तमान में उद्देश्य कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए किया गया है और इसको कोरोना महामारी से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को इस चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए हम एक महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ते हैं। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और इसके अध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और परमेश्वर अय्यर इसके वर्तमान CEO हैं। ये भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। ये भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और इसके नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 263 इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद, 2 राज्यों को विवाद के निपटने के लिए जो अनुच्छेद 263 जो है अनुच्छेद 80 इसके अंतर्गत हम वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की बात की गई है और अनुच्छेद 279A इसके अंदर GST काउंसिल की बात की गई है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 यह नीति जो है लागू की गई। इसका उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना, साथ ही उसके परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना। और ये है इसका जो उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि परिवहन में माल ढुलाई की लागत को कम से कम करना और इसको 10% से कम करना और इससे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। ये करंट अफेयर्स सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो कोचिंग जाने में असमर्थ है, गरीब हैं और वो अच्छा कंटेंट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए एक अच्छा माध्यम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके तहत अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।